हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं AIEEE 2005 का पेपर। तो यार, इस वीडियो का मेन मकसद ये है बनाने का कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ना प्रोवाइड किया जाए, उसके साथ साथ तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा के जाया जाए। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम एक क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन जरूर देखो। एक भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा है, तुम्हें एक एक क्वेश्चन का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, किस तरीके से सोचना चाहिए वो सब कुछ तुम सीख जाओगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट सीख जाओगे एंड दोबारा कभी इस टाइप का कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन आया तुमसे 100% बन जाएगा। एंड अगर तुम्हारे पास टाइम की कमी है तो इस वीडियो को तुम 1.5 के स्पीड में देख सकते हो, आराम से कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन कवर करो, क्योंकि जेई मेंस में है ना, अच्छा स्कोर करना है तो तुम्हें प्रीवियस ईयर पेपर्स पे पूरा का पूरा कमांड होना जरूरी है। अगर तुमने एक एक PYQ क्वेश्चन अच्छे ढंग से कर रखे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हारे, कोई भी नहीं रोक सकता है तुम्हें जेईई मेन में सेलेक्ट होने से। तो चलो वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आएगा, सबसे पहले खुद सोचो, खुद सॉल्व करो, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखो। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 सीधा दिख रहा है हमें, वेक्टर्स एंड 3D का क्वेश्चन है। बोला गया था एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस इज। अब लाइंस जो इस फॉर्म में गिवन है ना, उसी से हमें तुरंत पता चल गया कि यार ये पूरा का पूरा वेक्टर्स एंड 3D पे क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन द लाइन पूछा जा रहा है। अब देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है, हम लोग लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे। लाइन को सिमेट्रिक फॉर्म में क्यों लिखना चाह रहे हैं, उससे हमें डायरेक्शन वेक्टर पता चल जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर का क्या रिलेशन है एंगल से, उसी का तो रिलेशन है। अगर दो लाइंस गिवन है हमारे पास, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो उनके डायरेक्टली डायरेक्शन वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दो, वो लाइंस के बीच का एंगल हो जाता है। अच्छा, तो इसको सिमेट्रिक फॉर्म में लिख देते हैं। 2x माइनस 0/1, 3y माइनस 0/1, z माइनस 0/-1। 1/2 से डिवाइड होगा x माइनस 0/1/2, y माइनस 0/1/3, z माइनस 0/-1। एक का डायरेक्शन वेक्टर पता चल गया, डेट इज b वेक्टर 1/2 i कैप प्लस 1/3 j कैप माइनस k कैप। अच्छा, इतना लिखने का जरूरत था क्या, नहीं, ये तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखा। अगर एग्जाम में मुझे पता है हर चीज़ तो मैं तो डायरेक्टली इसको देख के डायरेक्शन वेक्टर लिख सकता हूँ। जैसे कि इसका डायरेक्शन वेक्टर मैं देख के लिखता हूँ डायरेक्टली। अब देखो, डी वेक्टर होने वाला है 1/6 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 1/4 के कैप। अब अगर मुझे इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू बी डॉट डी डिवाइडेड बाय मॉड बी मॉड डी। ओके, इसके लिए मुझे बी डॉट डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। बी डॉट डी कैलकुलेट करते हैं 1/6 इंटू 1/2 1/12 माइनस 1 इंटू 1/3 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1 प्लस 1/4। ओके, यहाँ पे 12 एलसीएम आ रहा है, 1 3 4 जा 4 3 जा, सो दिस इज 0/12 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, दिस मीन्स मॉड बी मॉड डी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि बी डॉट डी जीरो आ गया। बी डॉट डी जीरो आ गया तो डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का जीरो होता है, दिस मीन्स दे आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। सिंपल क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वेक्टर्स इन 3D का क्वेश्चन है। इफ द प्लेन दिस, ठीक है, ये प्लेन देख लिया हमने, बहुत सारा ए हर जगह इन्वॉल्व है, passes through the midpoint of the line joining the centers of the sphere this and sphere this, then A is equal to what। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार। एक तुम्हें पॉइंट पता है, पॉइंट को प्लेन पे रख देना है, ए की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें दो स्फीयर की इक्वेशन दी हुई है, दो स्फीयर है हमारे पास, उन दोनों के सेंटर को एक लाइन ज्वाइन करता है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हमें पता है, बोलेंगे हाँ। उन दोनों का मिड पॉइंट क्या निकाल पाएंगे, बोलेंगे हाँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता चल गया
तो इस पॉइंट को हम लोग इस प्लेन में पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे हमें ए की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो 3D में एंड 2D में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे 2D में सर्कल होता है वैसे ही 3D में स्फीयर होता है। तो सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ कॉमा जो भी है, माइनस डब्ल्यू बोल दो चाहे जो बोल दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -3 कॉमा +4 कॉमा -1 यहीं पे है तो यहाँ पे +1। ओके, इसका सेंटर 5 कॉमा -2 कॉमा +1। 2gx होता है ना फॉर्मूला में, 2gx, तो 2gx के जगह -10 है तो g की वैल्यू -5 है, g की वैल्यू -5 है तो सेंटर तो -g होता है इसलिए +5। ओके, तो आई होप तुम समझ गए होगे क्यों मैं ऐसे लिख रहा था। अब इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट निकालना भी ईजी है यार। -3 + 5, 2 आ गया, 2/2 1, +4 -2, फिर से 2 आ गया, 2/2 1, 1 + 1 2, 2/2 1। अरे कितना सिंपल, मिड पॉइंट 1 1 1 आ गया। पुट कर देते हैं 1 1 1, तो ये आ जाएगा 2a -3a +4a +6 इज इक्वल टू 0। 4 2 6, 6 में से 3 गया 3, 3a इज इक्वल टू -6, तो a इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -2, ऑप्शन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनो। बार बार मैं यही बोलता हूँ, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनोगे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होंगे, फटाफट। फिर से भाई वेक्टर्स एंड 3D का ही क्वेश्चन है अपना। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन r इज इक्वल टू दिस। इस बार जो लाइन गिवन है r इज इक्वल टू a + λ फॉर्म में गिवन है, जहाँ पे हमें पता होता है दिस इज अ पोजिशन वेक्टर ऑन द लाइन एंड दिस इज द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन एंड द प्लेन। इस बार प्लेन भी वेक्टर्स के फॉर्म में r.n इज इक्वल टू d गिवन है। दिस मीन्स ये नॉर्मल वेक्टर है। द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एट दिस एंड द प्लेन दिस। सबसे पहली बात तो एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल पूछा गया, सॉरी डिस्टेंस पूछा गया है। अब तुम खुद सोचो, ये प्लेन है, ये लाइन है। अगर ये लाइन जस्ट प्लेन के पैरेलल होगा तब तो एक डिस्टेंस की बात होगी, है ना, तब तो एक डिस्टेंस की बात होगी। लेकिन अगर ये लाइन कुछ एंगल पे इंक्लाइंड है तो ये तो प्लेन को कभी ना कभी कट कर देगा, तो कौन से डिस्टेंस की बात होगी? कोई भी डिस्टेंस की बात नहीं होगी। तो चेक करते हैं एक बार, क्या नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है एंड लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्या, वो चेक कर लेते हैं। चारों ऑप्शन देख के 0 तो कहीं नहीं दिया, दिस मीन्स होंगे ही परपेंडिकुलर। डायरेक्शन वेक्टर इज दिस, नॉर्मल वेक्टर इज दिस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो। 1 × 1 1, -1 × 5 -5, 4 × 1 +4, एग्जैक्टली 0 आ गया। मैंने बोला था ना 0 आ गया। दिस मीन्स लाइन इस टाइप से पैरेलल चल रहा है। ओके, अब इस लाइन का डिस्टेंस निकाल देना इस प्लेन से। तो अब तुम्हें सोचो, ये लोग उल्लू बना रहे हैं बेसिकली। लाइन का डिस्टेंस पूछ दिया प्लेन से। सिंस ये लाइन पैरेलल है इस प्लेन के, तो इस लाइन पे कोई भी पॉइंट उठा लो, वो सारे पॉइंट्स का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन बस इतने पे रिड्यूस हो गया कि भाई तुम्हारे पास एक पॉइंट है और तुम्हारे पास एक प्लेन है, वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता दो। इसका तो डायरेक्टली हमने फार्मूला पढ़ रखा है। सिंस ये प्लेन x + 5y + z इज इक्वल टू 5 है, प्लस z -5 इज इक्वल टू 0 है, ऐसे लिख दिया। एंड इस लाइन पे एक पॉइंट तो हमेशा पता है, विच इज़ 2, -2, 3। इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला निकाल देते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, पहले पॉइंट लाइन में रखना होता है, -10 3 -5 डिवाइडेड बाय √1 + 25 + 1। डी इज इक्वल टू आ गया 3 + 2 5 -5, -10 का मॉडुलस 10 डिवाइड बाय √26। ओके, तो √26 नहीं 27 आ गया ना।
तो दिस इज 10/3√3, 10/3√3, 10/3√3 तो ऑप्शन नंबर 2 है। तो देखो इस तरीके से अगर कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे ना, तुम हर चीज़ समझ जाओगे एंड सिली मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएंगे। सिली मिस्टेक्स होंगे ही नहीं, तुम्हारे मार्क्स अपने आप आएंगे। तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो सारे के सारे तुम्हारे 100% करेक्ट होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अगर 75 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तुम 45 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आते हो 100% करेक्ट, तो तुम्हारे 60% मार्क्स आ जाते हैं। अगर 60% मार्क्स आ जाते हैं तो पता है क्या होता है, तुम्हारा 99 परसेंटाइल आ जाता है। इसका मतलब तुम NIT अच्छे कॉलेज में चले जाओगे बहुत ही आसानी से। तो बस फोकस ये रखना है, स्ट्रेटजी से एग्ज़ाम देना है। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा भाई, होना ही होगा सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी वेक्टर ए द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखो डायरेक्टली ऐसे तो वैल्यू क्रॉस प्रोडक्ट का स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई फॉर्मूला वार्मूला तो हमें नहीं पता है। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, एक सेकंड के लिए, एंड सारे आंसर में मॉडुलस है, ठीक है। ए स्क्वायर दिया है मतलब मॉडुलस ही दिया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं XI कैप YJ कैप Z के कैप। हमें भी नहीं पता है ना ए वेक्टर क्या है। नाउ वी कैन फाइंड A क्रॉस I वेक्टर। A क्रॉस I निकालेंगे तो I क्रॉस I 0 हो जाएगा, J क्रॉस I कुछ आएगा, K क्रॉस I कुछ आएगा, ठीक है। तो या तो तुम उस हिसाब से चलते रहो या फिर तुम डिटर्मिनेंट से भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। अब देखना एक रूल होता है IJK, बहुत कुछ है सीखने को जिंदगी में। I क्रॉस J करते हो तो K कैप आएगा, J क्रॉस K करते हो तो I कैप आएगा, K क्रॉस I करते हो तो J कैप आएगा। इस टाइप से चलता रहता है। लेकिन रिवर्स में करते हो तो नेगेटिव, मतलब जैसे किसी ने I क्रॉस K कर दिया देन वो -J कैप आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये चलता है। तो या तो ये फार्मूला फंडा यूज करो, या तो तुम बोलो यार मैं तो उतना माथा पेची नहीं करने जा रहा हूँ, मैं तो ऐसे कर लूँगा, ओके। एंड आई कैप मतलब सिर्फ 1 0 0, ठीक है। तो इधर से ही ओपन कर देंगे इस 1 से। तो इस 1 से जब ओपन करेंगे तो ये रो ये कॉलम गया, ZJ कैप -YK कैप, ठीक है। ZJ कैप -YK कैप का होल स्क्वायर होगा, है ना, ओके। सिमिलरली A क्रॉस J का होल स्क्वायर, इसको भी कैलकुलेट करना होगा हमें। तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेते हैं, या तो इस डिटर्मिनेंट से बार बार कैलकुलेट करो या फिर वैसे ही देख लो कि भाई A क्रॉस J है, A क्रॉस J, तो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं। IJK XYZ 0 1 0, तो यही 1 से खोल लेते हैं फिर से। तो ये रो ये कॉलम गया ZI कैप -XK कैप, ओके। सिमिलरली A क्रॉस K भी निकालना होगा हमें, तो IJK XYZ 0 0 1, तो उस 1 से ओपन करेंगे तो YI कैप -XJ कैप, ठीक है, इन सब का स्क्वायर। तो भाई ZJ कैप -YK कैप का स्क्वायर मतलब मॉडुलस का स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया मतलब मॉडुलस ही हो गया। तो ये तो हो गया √Z² + Y² का स्क्वायर, डेट इज Z² + Y²। अगला वाला हो गया Z² + X², अगला वाला हो गया Y² + X²। तो ये अल्टीमेटली आ गया X² + Y² + Z² का 2 गुना, विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स A वेक्टर का मॉड का होल स्क्वायर, 2 टाइम्स A वेक्टर के मॉड का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। फिर से हमारे पास ये वेक्टर्स एंड 3D का, मतलब इस वीडियो में पूरा का पूरा वेक्टर्स एंड 3D ही चल रहा है। तो ये चैप्टर ही एक तरीके से रिवीजन हो गया तुम्हारा। बोला गया इफ़ नॉन जीरो नंबर्स ABC आर इन HP। अच्छा ABC अगर HP में है, दिस मीन्स 1/A
1/b 1/c आर इन ए पी। ये लिख लिया। इससे एक चीज़ पता चल गया मुझे, 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यूज़ तो करना ही होगा कहीं ना कहीं, तो आगे देख लेंगे कहाँ यूज़ करना है। देन द स्ट्रेट लाइन दिस, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन है, x/a प्लस y/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। दिस स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। अच्छा, इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद तुम्हें क्या याद आया? दैट देयर इज ए स्ट्रेट लाइन विच ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। ये बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो याद आना चाहिए और सीख लो। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कि देयर इज ए लाइन विच पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, मतलब समझ जाना फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन आ गया। L1 L2 L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 जो लाइन होता है ना, दिस लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट विच इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 इज इक्वल टू 0 एंड L2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो बस हमें वही करना है। अब इसको किसी भी तरीके से L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। उससे ये पता चल जाएगा कि दिस लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। उसके बाद हम लोग इन दोनों इक्वेशन को अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, उससे हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता चल जाएगा, डेट फिक्स पॉइंट पता चल जाएगा। उसको यूज़ करने के लिए ये दिया है, देखो x/a y/b 1/c को आई कैन राइट 2/b माइनस 1/a। यहाँ से आई कैन सी 1/a अगर कॉमन लिया जाए तो x माइनस 1, 1/b कॉमन लिया जाए तो y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया x माइनस 1 a/b y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या क्लियरली हमें दिख रहा है L1 प्लस सम लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन आ गया। दिस मीन्स इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डेट इज x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -2 इज द फिक्स्ड पॉइंट 1, -2 1, -2 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला गया है इफ द वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 1, 1 and the midpoint of the two side through the vertex are this and this, then the centroid of the triangle। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिंपल सा क्वेश्चन है। जो बोला गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब कुछ ना समझ में आए तो एक डायग्राम बना लेना चाहिए, रफ स्केच, उससे कुछ ना कुछ आइडिया लग ही जाता है। देखना बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। 1, 1 एक वर्टेक्स है, बी हमें नहीं पता है, लेट से x, y है, सी लेट से अल्फ़ा, बीटा है। अब बोला है ए और बी का जो मिड पॉइंट है वो -1, 2 है। ए और सी का जो मिड पॉइंट है वो 3, 2 है। इससे तो x, y पता चल गया, क्योंकि x प्लस 1/2 इज -1, सो x प्लस 1 इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -3। सिमिलरली y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब कोऑर्डिनेट इज -3, 3 b का। सिमिलरली हम लोग c का भी कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अल्फ़ा प्लस 1 इज इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 5, बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 4, सो बीटा इज इक्वल टू 3, सो दिस इज 5, 3। अच्छा, ये सब कुछ पता चल गया, तो सेंट्रॉइड निकालना तो बहुत ईजी है। 1, -3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, दिस इज द सेंट्रॉइड। देखो आंसर कितना आ रहा है, 5 प्लस 1 6, 6 माइनस 3 3, 3/3 1। एक ही आंसर में 1 है, ऑप्शन नंबर 3। 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, 7/3। क्लियर है, ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है हमारे पास फिर से कुछ सर्कल्स पे। बोला गया इफ द सर्कल दिस एंड द सर्कल दिस इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q। सही है, ये क्लियरली बता दिया कि 2 सर्कल है भाई, दोनों 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उन दोनों का नाम P एंड Q दे दिया। देन द लाइन 5x प्लस by माइनस a पासेस थ्रू P एंड Q R। ओके,
मतलब देखो, इस सर्कल का इक्वेशन अगर S1 इज इक्वल टू 0, इस सर्कल का इक्वेशन अगर S2 इज इक्वल टू 0 है, तो S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 जो रेडिकल एक्सिस होता है वो एग्जैक्टली इस केस में P एंड Q से ही पास करेगा, कॉमन कॉर्ड की तरह काम करेगा वो। S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं P Q से लाइन जो पास हो रही है उसका इक्वेशन इस दोनों के हेल्प से लिख सकता हूँ? बोलेंगे हाँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0, 2ax माइनस माइनस प्लस 3ax डेट इज 5ax, cy माइनस dy, तो cy माइनस dy, a माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए हमारा इक्वेशन पी क्यू से पास होने वाला, लेकिन उसका इक्वेशन तो ये है 5x प्लस बी वाई माइनस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों को कंपेयर कर देंगे, 5a अपॉन 5 इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन माइनस ए। यहाँ से क्लियरली वी कैन सी a इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन बी इज इक्वल टू ए प्लस 1 अपॉन माइनस ए। एक काम करते हैं, इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। जब इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। सो माइनस ए इंटू ए इज माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 1। सो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें a डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये तो बहुत ही जाना पहचाना इक्वेशन है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला। इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो कोई a की रियल वैल्यू आएगी ही नहीं। अच्छा, जब a की रियल वैल्यू आ ही नहीं सकते, दिस मीन्स ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हेंस वी कैन से देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ a जिसके लिए पॉसिबल होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा वो ये था, S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0 वाला फंडा। अगला सवाल, अ सर्कल टचेज द एक्स एक्सिस एंड ऑल्सो टचेज द सर्कल विद सेंटर दिस एंड रेडियस 2, देन द लोकस। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमें मतलब पेन उठाने की जरूरत भी नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। तुम तो ऐसे सोचो, एक सर्कल है, एक और सर्कल है, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, साथ में ये वाला सर्कल एक लाइन को भी टच कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस है। यही बोला है ना कुछ, एक ऐसा सर्कल है विच टचेज द एक्स एक्सिस and also touches this circle with center 0,3 and radius 2, then the locus of the center of the circle, ये h, k का लोकस क्या होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब। देखो, एक तो मैथमेटिकल वे है जिसमें कि हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। अगर कोई सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड इसका सेंटर अगर h, k है, इसका मतलब रेडियस क्लियरली k है इसका, ठीक है, मॉड के। अच्छा, तो यहाँ से आई कैन सी कि भाई इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस डायरेक्टली 2 प्लस के बराबर, रूट अंडर h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर डेट इज़ 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k। तो यहाँ से के स्क्वायर से के स्क्वायर कट जाएगा एंड ये 6k उधर जाके 10k, h स्क्वायर इज इक्वल टू 10k माइनस 5। तो ये पूरा का पूरा क्लियरली दिख रहा है कि दिस इज ए पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप। तो यहाँ से क्लियरली हो गया, पैराबोला आ गया मैथमेटिकल। लेकिन मैंने क्या बोला था कि इस क्वेश्चन में पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है और इस कॉन्सेप्ट को सीख लो। अगर मैं एग्जैक्टली 2 यूनिट डिस्टेंस पे इस लाइन के इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि फिक्स ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये लाइन अगर एक्स एक्सिस फिक्स है तो ये लाइन भी तो फिक्स ही है। दिस मीन्स इस पॉइंट का देयर इज ए फिक्स्ड पॉइंट एंड देयर इज ए फिक्स लाइन, दिस इज ए फिक्स लाइन, दिस इज ए पॉइंट, मूविंग पॉइंट, ठीक है। तो यही तो बोलता है कोनिक का डेफिनेशन कि एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट
एंड ए फिक्स लाइन पी एस डेट इज पी एस इज इक्वल टू पी एम हो जाए, उस केस में वो पैराबोला हो जाता है। ठीक है, तो एग्जैक्टली वही कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है कि इस पॉइंट P इज मूविंग इन सच ए वे दैट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, दिस मीन्स दिस इज ए पैराबोला। तो इस फंडे को याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ये वीडियो देखेगा उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे एंड इस क्वेश्चन को देखो। इफ़ अ सर्कल passes through the point A comma B and cuts the circle this orthogonal, then the equation of the locus of its center is, अरे भाई locus of the center of the circle, let's say जिसका locus निकालना है वो h कॉमा k है। एक सेकेंड, तो अब देखो कि भाई इसका locus निकालना है and this circle is passing through A comma B and this circle is also orthogonal to this circle। अच्छा, ऑर्थोगोनल का कंडीशन मैंने 2 दिन पहले ही डाला है शॉर्ट्स में, 2g1g2 प्लस 2f1f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। अब यहाँ ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि भाई इस सर्कुलर इक्वेशन मुझे पता है, डेट इज h माइनस के, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सर्कल का रेडियस मुझे पता है। तो यहाँ से ऐसे हो सकता है कि h कॉमा के है। बहुत सारा तरीका मैं सोच रहा हूँ कौन से वे से करूँ मैं, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन आएगा x माइनस एच दी होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर, रेडियस इज h माइनस ए दी होल स्क्वायर प्लस के माइनस बी दी होल स्क्वायर का रूट अंडर था तो रेडियस का स्क्वायर। ये हमारा एक्चुअल में ओरिजिनल सर्कल का इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें क्या कंडीशन लगा देना है, बस 2g1g2 प्लस 2f1f2 वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू, या फिर माइनस h माइनस ए दी होल स्क्वायर माइनस के माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से क्लियरली आई कैन सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस या माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस h माइनस ए दी होल स्क्वायर माइनस के माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा वाला जो सर्कल है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। सो इसको माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब 2g1g2, 2g1 इसमें g है ही नहीं तो इसका 0, 2f1f2 इसमें f है ही नहीं तो इसका 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। तो c1 इज माइनस पी स्क्वायर, c2 इज एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस h माइनस ए दी होल स्क्वायर माइनस के माइनस बी दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हम लोग कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसको इस साइड ले जाके ओपन कर देते हैं, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah, के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2kb, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कट गया, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया। ओके, सो यहाँ से हमारे पास एक लोकस आ गया बहुत ही प्यारा सा। वो लोकस हमें देखने को मिल सकता है यहाँ से कि भाई इस पी स्क्वायर को उधर लेकर चलते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2by, यही है लोकस, 2ax प्लस 2by, ये वाला ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 2ax 2by माइनस यही तो इक्वेशन है। देखो सिंपल, तो यही कॉन्सेप्चुअली चलोगे ना, कॉन्सेप्चुअली कि तुम्हें क्या कॉन्सेप्ट लगाना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम्हें ये पता चल गया ना अगर कि तुम्हें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बस आंख बंद करके अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला सवाल, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो, एन एलिप्स हैज OB एज ए सेमी माइनर एक्सिस,
ओके, मतलब बेसिकली इस टाइप की कुछ सिचुएशन है, एक एलिप्स है, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया है तो मैं तो स्टैंडर्ड वाला ही बनाऊंगा। ओ बी एज सेमी माइनर एक्सिस, एफ एंड एफ डैश आर फोकस and the angle FBF dash is 90 degree. Then the eccentricity of the ellipse, सिंपल है देखना, इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉमा जीरो, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस ए कॉमा जीरो, ये डिस्टेंस है बी। अब तुम तो ऐसे सोचो कि अगर ये 90 डिग्री है, दिस मीन्स ये जो 0,0 एक सेंटर है, यहाँ सर्कल ड्रॉ किया जाए यूजिंग दिस रेडियस, तो वो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। ऐसा कैसे मैंने बोल दिया? क्योंकि ये सेमी सर्कल की तरह काम करेगा, एंगल ऑन दी सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इससे मुझे पता चला बी की वैल्यू ए के बराबर जरूर रही होगी, ए इज इक्वल टू बी। एक इक्वेशन मुझे पता चल चुका है, ठीक है, ए इज इक्वल टू बी। सो यहाँ से मैं दोनों साइड अगर स्क्वायर करने की कोशिश करूँ तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, अब आगे देखते हैं। एक कंडीशन हमने लगा दिया ये वाला सोच के, ठीक है। दूसरा कंडीशन हमें सोचना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कुछ तो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से ई तो निकलने वाला है नहीं। अब दूसरा कंडीशन, यार ये 90 डिग्री दिया है तो उसका एक बार मैंने यूज किया सर्कल से, दूसरी बार भी यूज किया जा सकता है 90 डिग्री वाले कंडीशन को राइट एंगल समझ के। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर डेट इज एफ डैश जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर बी एफ डैश के स्क्वायर प्लस बी एफ के स्क्वायर के बराबर होगा। पाइथागोरस थ्योरम, तभी तो 90 डिग्री है। एफ डैश तो मुझे पता है 2a डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, बी एफ डैश इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,b, तो 0,b तो 0 माइनस ए डेट इज ए ई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर प्लस बी एफ में फिर से वही आएगा ए ई का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का रूट अंडर का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4a स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ई स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर दो बार कटा तो यहाँ 2a स्क्वायर ई स्क्वायर बचा, उधर 2b स्क्वायर बचा। सो यहाँ से क्लियरली हमें दिख रहा होगा कि भाई 2 से 2 कट गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू फिर से बी स्क्वायर ही आ गया। मतलब हमने जो कंडीशन यहाँ से निकाला डायरेक्टली बिना कोई पाइथागोरस यूज़ किए हुए, वो कंडीशन हमारे पास यहाँ से भी आ गया। तो और कोई कंडीशन हम लोग सोच सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सोच सकते। अब हम लोग ऐसे देखते हैं, एक्सेंट्रिसिटी होता क्या है, ई इज रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो यहाँ से ई स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ई स्क्वायर इज 1 माइनस, अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एग्जैक्टली ई स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब 2e स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और वी कैन से ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और वी कैन से ई इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। सो ई की वैल्यू कितनी आ गई? 1 अपॉन रूट 2। बहुत ही सिंपल। तो यार बहुत ही जी जान लगा के मैं ये जो है ना प्रीवियस ईयर PYQ पार्ट सारे के सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड तुम्हें इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारा कुछ ना कुछ भला हो, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से समझो, एंड तुम्हारा जो सिलेक्शन होगा ना जिस दिन, तुम खुद मुझे थैंक्स बोलने आओगे इसी चैनल पे, ठीक है, कि सर आपके वजह से मेरा सिलेक्शन हो गया। एंड उस टाइम पे जो कसम से जो फीलिंग आती है ना, वो बहुत ही अलग होती है कि मेरे कारण एक बच्चा भी अगर सेलेक्ट हो जाता है, इतना जो मैं कंटेंट डाल रहा हूँ उसके कारण अगर एक बच्चा भी सेलेक्ट हो जाता है ना, तो भाई मज़ा आ जाता है। फिर पूछो मत कितना मज़ा आता है, बस मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक करना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो, एंड दोस्तों के साथ भी शेयर करो
ताकि बहुत लोगों को फ़ायदा मिले, ठीक है। एंड पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल दी बेस्ट।